गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो आज हम ज्यादातर लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के रूप में जानते हैं, इसको हम थोड़ा कालानुक्रम इसका देखेंगे, किस तरीके से विकास हुआ इसको समझने में, इस परिकल्पना को, इस सिद्धांत को समझने में। तो इसमें पहला नाम ग्रीक ज्योतिषी अरिस्टोरकस का आता है। अरिस्टोरकस ने 250 ईसा पूर्व ये बताया था कि ये जो हमारा जितना हम अंतरिक्ष की तरफ अगर देखें, जिसमें विभिन्न तारे, चंद्रमा और सारे सूर्य, ऐसे तमाम सारे जो खगोलीय पिंड हमको आसमान में नजर आते हैं, उनका केंद्र सूर्य है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि उन दिनों, ये मैं बात बहुत पुरानी बता रहा हूं, ईसा शुरू होने से भी 250 वर्ष पूर्व, उन दिनों हम अपने ब्रह्मांड का जो चरित्र चित्रण करते थे दिमाग में, उसमें सूर्य, पृथ्वी, कुछ बहुत ग्रह और अपने तारे जो जितना दिखता था, इतने को ही मैं सारा ब्रह्मांड मानता था। वो तो आज आकर के हमें पता चला है कि जो आसमान में रात में जब हम तारों को देखते हैं तो एक नजर में कोई हम 2,500, 3,000, 4,000 तारे देख पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख पाते। जबकि इन तारों का विस्तार, अभी हमारे पुराने वक्ताओं ने इसकी चर्चा की, विस्तार बहुत ज्यादा है। लगभग अगर हम आकलन ही है, चूंकि हम काउंटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन आकलन को अगर हम सत्य माने, वैज्ञानिक आकलन को, तो लगभग ये 10⁻22 यानी 1 के आगे अगर 22 शून्य रखें, लगभग इतने तारे हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, ऐसा गणना जाती है। क्योंकि लगभग 1 के आगे 11 शून्य रखिए, इतने गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में लगभग 1 के आगे 11 शून्य रखिए, इतने तारे हैं। तो तारों की संख्या लगभग 1 के आगे 22 जीरो, 10 की पावर 22, जो कि निश्चित रूप से जिन बच्चों को इसका आकलन है, सारे बच्चों को है ही, तो बहुत बड़ी संख्या है हमारे ब्रह्मांड में। लेकिन उन दिनों ब्रह्मांड का इतना बृहत रूप हमारे सामने नहीं था। तो अरिस्टोकस ने पहली बार ये बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी जो गतिविधियां हैं, जो गतियां हैं, उनका केंद्र कौन है? सूर्य। लेकिन ये परिकल्पना इतनी असाधारण थी कि इसको वो किसी प्रकार से समाज में, अपने वैज्ञानिक समुदाय के सामने ठीक से रख नहीं पाए। क्योंकि कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस चीज का जिक्र मिलता है, आज भी है, वो शायद उन्होंने करेक्ट नहीं किया होगा। तो ऐसा जिक्र मिलता है कि हमारी जो ये भूमंडल है, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, क्योंकि वही हमें साक्षात रूप में दिखती है। केंद्र के रूप में कैसे? क्योंकि सूरज जो है पूरब में निकल करके शाम को पश्चिम में अस्त होता है, तो हमें जो गति है वो सूर्य की दिखती है। एक सामान्य स्तर से अगर हम सोचें तो हमें ऐसा ही लगता था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता होगा। पृथ्वी तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन जब हमने बाद में सापेक्षिकता का सिद्धांत सीखा, समझा, तो हमें पता चला नहीं, ये तो मैं बहुत गलत सोच रहा हूं। वो आप वैसे भी जब आप ट्रेन में, बस में यात्रा कर रहे होते हैं, तो कभी बच्चों ने मुड़ के अगर पीछे देखा होगा तो उन्हें लगता है जैसे पेड़ पौधे भागते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें ये एक समय के लिए अगर भूल जाए कि वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं। उसी तरह का कुछ सापेक्षिकता का सिद्धांत हमें इस सूरज के मूवमेंट, सूरज के गति में भी लगता है। तो हमें ये बात सही हुई बाद में चल के कि नहीं, ये पृथ्वी जो है वो अपने भूमंडल, सौर मंडल का केंद्र नहीं है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। तो ऐसी विचारधारा बहुत पहले आई, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं सकी इन धार्मिक ग्रंथों के आगे। मिस्र के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उससे लगभग 400 वर्ष के बाद मिस्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक टॉलमी हुए। इन्होंने भी अपने नेकेड आई से, अपने नंगी आंखों से आसमान का विचरण, आसमान का अध्ययन, अंतरिक्ष का अध्ययन करके ये पाया कि कहीं न कहीं पृथ्वी का, इस सौर मंडल का केंद्र सूरज को ही होना चाहिए। लेकिन ये भी इस बात को ठीक से रख नहीं पाए, और तब से लगभग 1300 साल बीत गए, 1300-1400 साल बीत गए। इसमें कोई खास परिवर्तन इस अवधारणा में नहीं किया गया। बीच में हमारे अपने भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने 550 ईस्वी के आसपास उन्होंने सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की जनरली स्थिति जो है, सामान्यतः स्थिति विश्व में कैसी है वो आज भी हम जानते हैं, वो भी ज्यादा महत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं मिल सका। तो अपने ये
आर्यभट्ट जी ने 550 ईस्वी के आसपास ऐसा अवधारणा दी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ज्यादा स्थान नहीं ले पाई। इस कालानुक्रम में आगे चल करके पोलैंड के एक ज्योतिर्विद निकोलस कॉपरनिकस हुए 1540 ईस्वी के आसपास, और उन्होंने फिर एक बार उसी टॉलमी के मॉडल को दोहराया और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा सौरमंडल है इसका केंद्र पृथ्वी न होकर के सूर्य है। इसके बाद उन्हीं के चीजों को आगे बढ़ाते हुए महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने, जो उनके कालानुक्रम में उनके बाद थे, उन्होंने इस सिद्धांत को और पुष्ट किया, और पुष्ट करने के बाद गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम ये बताया, और अरस्तु ने यही निष्कर्ष निकाला था कि दो वस्तुएं अलग अलग समय पर अगर समान ऊंचाई से गिराई जाएं तो अलग अलग समय पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जो कि बाद में जाकर के गलत सिद्ध हुआ। और गैलीलियो गैलीली ही थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि नहीं, हर वस्तु जो गिर रही है उसका सबका त्वरण एक जैसा होता है। त्वरण आप लोग जानते हैं, 1 सेकेंड में वेग में हुआ परिवर्तन। तो हर वस्तु, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, उसके त्वरण में, उसके वेग में होने वाला परिवर्तन एक ही रहता है। इस आगे चलते हुए टाइको ब्राहे एक वैज्ञानिक हुए, संपन्न वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी लगातार 15 वर्षों से ज्यादा पूरे अंतरिक्ष का अपने नंगी आंखों से परीक्षण करते रहे और तमाम सारा आंकड़ा रिकॉर्ड करते रहे, लिखते रहे। और उस आंकड़ों को रिकॉर्ड करने में, लिखने में उनको एक परेशानी हो रही थी कि जो ग्रह थे, उन ग्रहों को जब सूर्य को केंद्र, पृथ्वी को केंद्र मान करके वो गणना कर रहे, चूंकि ये भी थोड़े से कहीं न कहीं धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, तो धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सौरमंडल का केंद्र है, इसके विरोध में बोलना इनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने जब पृथ्वी को केंद्र मान करके अगर वो उस आंकड़ों को देखते थे तो उन्हें लगता था कि तब तो तारे जो हैं, मतलब ये जो अपने ग्रह हैं, प्लैनेट्स, जिनका कि जो प्लैनेट वर्ड शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ ही होता है आवारा। आवारा का मतलब जो बिना किसी पूर्व योजना के विचरण करने वाला। तो वो उनको जब धरती को केंद्र मान के वो ऐसा अध्ययन करते थे तो उनको यही पता चलता था कि ये तो प्लैनेट जो है, जैसे इनको चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे हैं, ये अपनी गतियां, अपने रास्ते बदलते रह रहे हैं। इस बात को वो ठीक से समझ नहीं पाए। तब टाइको ब्राहे के ही उत्तराधिकारी उन्होंने अपना एक सहायक नियुक्त किया और उसी को उनका उत्तराधिकार का दर्जा भी बाद में दिया गया। वो थे योहन्नीज कैपलर। कैपलर ने टाइको ब्राहे के द्वारा ली गई उन सारे आंकड़ों को जब एक बार संकलित किया, उनके टाइको ब्राहे के न रहने के बाद, और बड़े गणितीय और वैज्ञानिक दृष्टि से जब उन पर नजर डाली, तो उन्होंने इस चीज को इस्टैब्लिश किया, इस चीज को मजबूत किया कि ये बात उन्होंने पक्की तरीके से कही कि नहीं, हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। और उन्होंने अपने उस आंकड़ों के आकलन के बाद जो 3 नियम दिए, उनको हम कैपलर के नियम से जानते हैं। उसी क्रम में आगे कैपलर के बाद सर आइजक न्यूटन का नाम आता है। सर आइजक न्यूटन ने उन्हीं कैपलर के सिद्धांतों को अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे जो आज न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से हमें पता है। और वही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है जिसके तहत, जिसके अंतर्गत आज हम पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में अपने उपग्रह छोड़ पाए हैं। और उन उपग्रहों का इस्तेमाल, उन उपग्रहों का उपयोग, हमें नहीं लगता कि इस आईसीटी के वर्ल्ड में, आईसीटी के संसार में लगभग जीवन के हर क्षेत्र में हम उपग्रहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब एक मैं थोड़ी सी आनंददायक एक आपको घटना, रोचक घटना बताना चाहूंगा। गैलीलियो गैलीली को उस समय धार्मिक सोच के लोग या पादरी लोग, उस समय चूंकि ये गैलीलियो गैलीली यूरोप से हैं तो वहां पर क्रिश्चियन धर्म ज्यादा है, तो वहां पर पादरी लोगों ने, चूंकि बाइबल में लिखा हुआ था कि पृथ्वी ही सौरमंडल का केंद्र है, इसलिए इसके खिलाफ चूंकि ये बातें शुरू हुई थी उस युग में 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, तो गैलीलियो गैलीली को 70 वर्ष की उम्र में
ये कोर्ट में जाकर के ये एक हलफनामा देना पड़ा, एक शपथ पत्र देना पड़ा, जिसको पढ़ के आपको आश्चर्य होगा, जिसमें गलीलियो गैलीली कहते हैं कि मैं गलीलियो गैलीली, स्वर्गीय बिसाजियो गैलीली का पुत्र, फ्लोरेंस निवासी, उम्र 17 साल, कचहरी में हाजिर होकर अपने असत्य सिद्धांत का त्याग करता हूं कि सूर्य स्वयं स्थिर रहते हुए ब्रह्मांड की गतिविधि का केंद्र है। ये वो उनको एफिडेविट देना पड़ा क्योंकि उनको जान से मारने तक की धमकी थी, जिसमें उनको झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि इस सिद्धांत को अब मैं कभी नहीं मानूंगा, इसका समर्थन प्रतिपादन भी अब मैं किसी रूप में नहीं करूंगा। तो ये स्थिति होती थी वैज्ञानिकों की, आज से लगभग 500-600 वर्ष पूर्व अगर आप आकलन करें, इस तरीके की उनको शपथ पत्र देना पड़ा। अब मैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के गणितीय अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें केपलर के नियम है। केपलर का पहला नियम है कक्षाओं का नियम। केपलर ने उन्हीं टाइको ब्राहे द्वारा संकलित आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद, ये केवल आंकड़ों का अध्ययन है जो केपलर जिससे नियम बना रहे हैं। केपलर का पहला नियम है कक्षाओं का नियम, और केपलर ने कहा कि इस सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने निश्चित कक्षा में, और ये कक्षा वृत्तीय न होकर के कैसी होती है, दीर्घ वृत्तीय होती है, इलिप्टिकल होती है। ये इनका पहला नियम है। और ये मैंने चित्र में दिखाने की कोशिश की है कि चूंकि ये इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, तो इसके दो केंद्र होते हैं, यहाँ S1 और S2 से दिखाए गए हैं। यही S1 और S2 अगर दीर्घवृत्त के केंद्र O में मिल जाते हैं तो ये वृत्त बन जाता है, और तब दीर्घवृत्त की जो दीर्घवृत्तीय अक्ष है और जो लघुवृत्तीय अक्ष है ये दोनों बराबर हो जाते हैं। आप जानते होंगे गणित के हिसाब से। तो ये कक्षाओं के नियम के अनुसार केपलर ने कहा कि इस सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सारे जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उनकी कक्षा दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है, जिसमें सूर्य किसी भी एक नाभिक पर स्थित होता है। चाहे वो सूर्य किसी एक ग्रह के लिए S1 सूर्य की तरीके, मतलब S1 में सूर्य हो सकता है अगर वो दाहिनी तरफ जो है फैली हुई है दीर्घवृत्त कक्षा, और S2 हो सकता है अगर बाईं ओर दीर्घवृत्त कक्षा फैली हुई है। तो केपलर का दूसरा नियम है जिसे हम क्षेत्रफलों के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसे ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्षेत्रीय चाल का मतलब है कि यह ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, न कि समान दूरी। समान दूरी अगर होती तो उसकी फिर कौन सी चाल होती, वो रेखीय चाल। लेकिन रेखीय चाल नहीं, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये केपलर ने उन्हीं आंकड़ों से इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को प्राप्त किया। और अगर हम क्षेत्रीय चाल को नियत रखें तो ये जो रेड मतलब लाल चिन्ह से हमने क्षेत्र दिखाया हुआ है, वो क्षेत्रफल दिखाया हुआ है, यानी कि किसी भी उपग्रह को A से B तक जाने में उतना ही समय लगेगा जितना C से D तक लगेगा। इस चीज से अगर रेखीय चाल के बारे में आप अगर कोई टिप्पणी करना चाहें तो क्या करेंगे? रेखीय चाल हमें बड़े आसानी से दिख रही है कि A से B तक की दूरी कम है, C से D तक की दूरी ज्यादा है। समय चूंकि दोनों का बराबर है, इसलिए ये बात ऑब्वियस है, हमें अवश्यंभावी है कि A से B तक जाने में, यानी जब कोई ग्रह सूरज से दूर है तो उसकी रेखीय चाल धीमी है। जैसे जैसे वो सूरज के पास आता है उसकी रेखीय चाल बढ़ती जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी क्षेत्रीय चाल नियत रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। ये क्षेत्रीय चाल नियत रहेगी, इसका जो है सत्यापन हम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। आपने प्रूफ पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। ये अगर हम dA/dt यानी कि dA जो है वो dt समय में क्षेत्रफल जो प्रसर्प करता है उसका क्षेत्रफल dA है, इसको हम 1/2 RV के हिसाब से लिख सकते हैं। वहां पर हम एक अगर BSA, इसको अगर हम एक समकोण त्रिभुज मान के चलें, A और B की दूरी को छोटा मानते हुए, तो वहां पर हम 1/2 आधार गुणे लंब R गुणे V के टाइम्स अगर हम निकाले dt टाइम में, तो हम 1/2 R इंटू V करेंगे। उसको ऊपर नीचे अगर हम m से गुणा कर दें तो MRV, ये आप लोग जानते हैं कोणीय संवेग है,
कोणीय संवेग किसको कहते हैं? जो रेखीय संवेग है उसके आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। तो रेखीय संवेग mv, उसका आघूर्ण निकाला, r से गुणा कर दिया तो mrv आ गया कोणीय संवेग। कोणीय संवेग डिवाइडेड बाय 2m। अब m क्या है? उस प्लैनेट का, उस उपग्रह का द्रव्यमान है, तो वो तो पहले से ही नियत है। और l जो है mrv, वो l है कोणीय संवेग। ये हमने कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी तंत्र में, किसी घूर्णन करने वाले तंत्र में अगर कोई बाह्य आघूर्ण नहीं लग रहा है तो उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। जैसे कि हम फोर्स के लिए भी कहते हैं अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो उसका रेखीय संवेग नियत रहेगा, उसी तरीके से अगर कोई आघूर्ण नहीं लग रहा है तो उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। उसके तहत हम L/2m, ये क्या आ गया? कांस्टेंट। और ये हमारा जो नियम है वो प्रूव हो जाता है। तीसरा नियम है केपलर का, जिसको हम आवर्तकालों के नियम के नाम से जानते हैं। आवर्तकालों के नियम के अनुसार कोई भी उपग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसके आवर्तकाल का वर्ग उसके द्वारा बनाई गई दीर्घवृत्त जो कक्षा है, उस कक्षा के जो उसका मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस है दीर्घवृत्त का, जिसको हम कहते हैं अर्ध दीर्घवृत्त अक्ष, उस दीर्घवृत्त अक्ष के अर्ध दीर्घवृत्त अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, जहां r जो है वो दीर्घवृत्त की जो लंबी वाली अक्ष है उसके अर्ध यानी आधी दूरी के बराबर है। इसका भी अगर हम जो है प्रूफ करना चाहें, इसका अगर हम ये क्या करना है, सत्यापित करना चाहें, तो ये न्यूटन के नियम से एक्चुअली सत्यापित मैं करना चाह रहा हूं यहां, जो कि पूरी तरीके से हो सकता सत्य नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से इसको हम सत्यता समझ सकते हैं इंटरमीडिएट के हिसाब से, कि यहां पर हमने जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जो सूरज और ग्रह के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम अभिकेंद्र बल के बराबर रख देते हैं। तो वहां से हमको कक्षीय चाल पता लग जाती है और उस कक्षीय चाल की मदद से हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। और उस आवर्तकाल को अगर हम देखें तो इसको जो आवर्तकाल का वर्ग है वो r³ के प्रोपोर्शनल आ जाता है। अब अगर ये तो हमने वृत्त के लिए एक्चुअली ये बात सही है, वृत्तीय अगर कक्ष होता तो ये बात एकदम सही होती, लेकिन दीर्घवृत्त कक्ष के लिए भी हमें देख सकते हैं r का औसत मान पूरे दीर्घवृत्त में घूमने पर ये जो दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घवृत्तीय अक्ष है उसके बराबर आता है। तो इसको हम इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब केपलर के बाद न्यूटन ने इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को समझा और उनके समझने के पीछे कारण जैसा हमने अभी बताया था क्या थे, एक तो केपलर के नियम और दूसरा न्यूटन ने इस डेटा को देखा। क्या देखा कि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा का अपना कितना गुरुत्वीय त्वरण है और पृथ्वी का कितना गुरुत्वीय त्वरण है। ये दोनों गुरुत्वीय त्वरणों का जो है अनुपात न्यूटन ने निकाला और ये न्यूटन ने अनुपात निकाल के देखा कि वो अनुपात 1/3600 आता है। और इस अनुपात से जब उन्होंने एक बैक कैलकुलेशन की तो उसके तहत उन्होंने ये पाया कि ये जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है ये चंद्रमा की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और इसी क्रम में जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का से उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है वो जो है उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये 1/3600 तभी आएगा, 1/3600। तो इसके चलते न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी दो वस्तुएं, उन्होंने इस बात को, गुरुत्वाकर्षण की बात को एक जनरलाइज करते हुए, व्यापकता इसकी देखते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई सूरज, पृथ्वी, सूरज किसी ग्रह या पृथ्वी और चंद्रमा इनके बीच की बात नहीं है। न्यूटन ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि कोई भी वस्तु जिनके पास द्रव्यमान हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वो आकर्षण का फोर्स जो है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का सिद्धांत है। ये ज्यादातर ये थोड़ा सा संदेह रहता है बच्चों को कि ये क्या गुरुत्वाकर्षण जो है धरती और सूरज के बीच में ही है या ये गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा और धरती के बीच में ही है। ऐसा नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण हमारे आपके बीच में भी है, वो गुरुत्वाकर्षण आपके और इस दीवार के बीच में भी है, वो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक है। इसीलिए इसका नाम
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन रखा गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सीधा अर्थ है कि इस गुरुत्वाकर्षण बल की जो मतलब एक तरीके से अवेलेबिलिटी, क्या नाम, एप्लीकेबिलिटी है, जो इसकी मतलब जो जहां जहां पाया जाएगा तो ये पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। इस बात को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। और यहां पर जो कैपिटल जी है ये एक नियतांक है जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है, जिसका मान आप जानते होंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक ऐसा नियतांक है जो पूरे ब्रह्मांड में नियत है, इसीलिए इसका नाम सार्वत्रिक नियतांक है। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। इससे हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं बड़ा अच्छा, कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी, इन्हीं दो चीजों पर निर्भर करता है। इसके अलावा उन पिंडों के मध्य माध्यम क्या है इस पर कतई निर्भर नहीं करता। जबकि इसके ही समकक्ष एक दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है जिसको हम कूलाम्बियन फोर्स कहते हैं, कूलाम बल, वो कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये एक अंतर जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल में और कूलम्बियन बल में समझ सकते हैं। अब हम अवधारणा देते हैं आपको गुरुत्वीय त्वरण की या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों एक्चुअली एक ही चीजों के नाम हैं, चाहे आप उसको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहें या फिर गुरुत्वीय त्वरण। कैसे परिभाषित करेंगे? किसी भी बिंदु पर किसी भी द्रव्यमान के द्वारा, पहली बात तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, ये गुरुत्वीय त्वरण केवल धरती का नहीं है, हमारा भी गुरुत्वीय त्वरण है हमारे चारों तरफ। वो बात दीगर है कि वो मात्रा में इतना कम है या हमारे आपके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मात्रा में इतना कम है उसका हम दैनिक जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण आपके सामने है। कैपिटल जी जो सार्वत्रिक नियतांक है उसका मान 10⁻⁻11 है। तो -11 इतना कम संख्या है कि आप अगर द्रव्यमान अपने आप 100 ग्राम भी ले लो तो वो 10⁻4 ही होते हैं, और यहां 10⁻11 है, तब भी निष्कर्ष कुछ 10⁻6 -7 न्यूटन आता है। तो वो बहुत कम फोर्स है। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक न्यूटन फोर्स को अनुभव किया है? कभी आपने अनुभव किया कि एक न्यूटन फोर्स कितना होता होगा? जैसे आप फोर्स को, बल को न्यूटन में नापते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने अनुभव किया कि एक बल जो है 1 न्यूटन वो कितना होता होगा? कैसे जज करें कि हम 1 न्यूटन फोर्स लग गया? मैं आपको एक बहुत साधारण सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। ये आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आजकल होते हैं दुकानों पे, इन पे आप जाइए और इनको उंगली से प्रेस कीजिए, ठीक है? जब आप उंगली से प्रेस करेंगे तो उसमें रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी, 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा आप बताइए कि वो रीडिंग कितनी हो जाए, अगर ग्राम में पढ़ रहा है तो रीडिंग कितनी हो जाए तो 1 न्यूटन हो जाएगा? सोचिएगा, ये रीडिंग अगर 100 ग्राम हो जाए, रीडिंग कितनी हो जाए? 100 ग्राम। जब आपका स्केल 100 ग्राम पढ़ने लगे तो आप ये अनुभव कर लेना कि अब हमने कितना न्यूटन का फोर्स इस प्लेट पे लगा दिया है? 1 न्यूटन का, क्योंकि 100 ग्राम और गुणे जी वही फोर्स है, ठीक है कि नहीं? जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान अगर हम 10 मान लें मोटा मोटी, तो 10 को अगर 100 से गुणा करें तो 1000, जो कि लगभग 1 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो अब अगर हम इस गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का जो समीकरण है वो आसानी से हम देख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण और गुणे द्रव्यमान का मास, यह गुरुत्वीय भार के बराबर है। और यही गुरुत्वीय भार जो है, यही गुरुत्वीय भार हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से भी जान सकते हैं, जहां जी जो है सार्वत्रिक नियतांक है, एम मास ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर कोई m द्रव्यमान धरती की सतह पर रखा हुआ है तो, ये बात समझ रहे हैं ना? ये वाली इक्वेशन, ये तो मतलब वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो m दोनों तरफ कट जाता है और ये जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान Gm/r² के बराबर आ जाता है। अब इस समीकरण से देखने से बहुत आसानी से हमें पता चलता है कि गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था कि कोई भी वस्तु एक ही त्वरण से नीचे गिरती है, सामने दिख रहा है, इसमें कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं आया है। तो गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करेगा? मास ऑफ द प्लैनेट पर, मास ऑफ द अर्थ पर और रेडियस ऑफ द अर्थ पर। ये दो चीजों पे गुरुत्व, पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। अब अगर हम इस पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम विश्लेषण करें कि कैसे बदलता है, तो बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 2 कारणों से बदलता है। एक तो पृथ्वी के आकार की वजह से और दूसरी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का आकार, जैसा कि हम जानते हैं,
ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, जैसे मतलब संपूर्ण गोला नहीं है। ये ध्रुवों पर क्या है, थोड़ा चपटा है। हम जानते हैं ध्रुवों पर अगर पृथ्वी चपटी है, इसका मतलब ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या से थोड़ी कम है। अगर ध्रुवों पर त्रिज्या कम है तो ऑब्वियसली ये त्रिज्या के देखिए वर्ग के विक्रमानुपाती है। तो अगर ये आरी कम है ध्रुवों पर, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, ज्यादा। तो ध्रुवों का पर जी का मान, स्मॉल जी का मान ज्यादा और विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान कम। ये हम आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हो गया आकार के कारण। अब अगर हम घूर्णन के कारण देखें, पृथ्वी जो अपनी सतह पर घूमती है, इसलिए पृथ्वी पर रखी हर वस्तु को भी मजबूरन उस धरती के साथ घूमना पड़ता है। यहां तक ही नहीं, पृथ्वी से जो जुड़ा हुआ वायुमंडल है, वो वायुमंडल भी पृथ्वी के चारों ओर वैसे ही घूमता रहता है, जिसको हम ड्रैगिंग कहते हैं, और वो पूरा वायुमंडल ड्रैग होता है। और इन्हीं सब के कारण हम, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि हम सोचते हैं अगर पृथ्वी घूमती है तो हम अपने जहाज को अगर वहीं पर खड़ा कर लें और धरती नीचे घूम ही रही है, जब टाइम होगा तो फिर हम अमेरिका में उतर जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप थोड़ा सोचिएगा तो पता चलेगा। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का बदलाव हम समझ सकते हैं, या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बदलाव को समझ सकते हैं। अब हम पृथ्वी की सतह के नीचे जाते हैं। अब पृथ्वी की सतह के अगर हम नीचे जाएं तो, और इसी इक्वेशन को हम देखते हैं, तो इस इक्वेशन से देख के हमें क्या लगता है कि यार पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी के अंदर जाने पर त्रिज्या तो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यानी ये जो हमने ब्राउन कलर से पीले कलर की जो पृथ्वी दिखा रखी है, हम यहां पर आ गए इस बिंदु P पर। इस बिंदु P पर तो पृथ्वी की त्रिज्या कम हो गई और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है जी। तो जी क्या होगा, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर अब पूरी पृथ्वी, इसीलिए देखिए एमई की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, एमई डैश, यानी कि अब पूरी पृथ्वी वस्तु को, जो एम द्रव्यमान की वस्तु है, उसको नहीं खींच रही है। अब कितनी पृथ्वी खींच रही है, अंदर वाली जो पीले कलर से दिखाई गई। तो अब पृथ्वी का द्रव्यमान जो पहले एमई था वो घट करके कितना हो गया है, एमई डैश, जिसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, पृथ्वी का घनत्व गुणे अंदर वाला जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, इसको गुणा करके हम इनका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगर वो वाली वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, पूरा हमने सोल्यूशन नहीं दिखाया है, वो आप कर सकते हो, आपकी किताब में भी दिया है। तब जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी के अंदर किसी भी h पर, यानी पृथ्वी से h दूरी पर, सरफेस से अगर h दूरी पर हम नीचे आ जाएं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान g' के बराबर हो जाता है। अतः अगर हम केंद्र पर पहुंच जाएं पृथ्वी के, तो वहां पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पृथ्वी के केंद्र पर गहराई जिससे हम नीचे उतर रहे हैं धरती पर, जब केंद्र पर पहुंचेंगे तो h कितना हो जाएगा, आरी के बराबर। सतह से केंद्र पर पहुंचने पर h कितना हो गया, आरी के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो अगर वो हम वैल्यू यहाँ h की वैल्यू आरी रखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, 1 - 1 शून्य, यानी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना हो जाएगा, शून्य। ये जो है हमने उसी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय त्वरण में होने वाले बदलाव को ग्राफिकली दिखाया है। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये पृथ्वी के अंदर तो लीनियरली बढ़ता है, कहां तक, पृथ्वी के सतह तक, जहां h=0 है, और उसके बाद ये 1/r² के रेशियो में, 1/r² के प्रोपोर्शन में नीचे गिरता चला जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते हैं जी का मान लगातार कम होता चला जाता है। अब गुरुत्वीय विभव की बात करते हैं। गुरुत्वीय विभव जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये किसी इकाई, मतलब जो है प्रायोगिक द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और प्रति इकाई द्रव्यमान के बराबर होता है। परिभाषा थोड़ा सा टिपिकल सी लग रही होगी, लेकिन आप समझ लो कि किसी भी इकाई द्रव्यमान जो कि प्रायोगिक द्रव्यमान है, प्रायोगिक द्रव्यमान के बारे में थोड़ा सा बता दूं। प्रायोगिक द्रव्यमान जो होते हैं वो इतने छोटे होने चाहिए कि जो मुख्य द्रव्यमान है, जिसकी वजह से मैं गुरुत्वीय विभव निकाल रहा हूं, उसके गुरुत्वीय विभव को वो किसी भी तरीके से परिवर्तित ना कर दें। इतना छोटा द्रव्यमान लिया जाना है। प्रायोगिक द्रव्यमान का बस इतना ही परिभाषा पर्याप्त है। तो वो प्रायोगिक द्रव्यमान m0 को हम अनंत से उस बिंदु तक लाते हैं जिस बिंदु पे हमें गुरुत्वीय विभव निकालना है। ठीक है, इस पर किया गया जितना भी कार्य है, अब बताओ कार्य करना पड़ेगा या हमें मिलेगा? क्योंकि गुरुत्वीय बल जो है ये केवल आकर्षण बल है, ये कभी भी जो है
के रूप में नहीं हो सकता, तो इसलिए हमको ये कार्य करना नहीं पड़ेगा। वो जो द्रव्यमान है वो अपने आप चलता हुआ पृथ्वी की तरफ आएगा, क्योंकि आकर्षण बल लग रहा है। इसलिए ऐसे कार्य को हम कहते हैं कि ये कार्य हमें प्राप्त हो रहा है। अगर कार्य प्राप्त हो रहा है तो फिर वो ऋणात्मक लिया जाता है। कन्वेंशन के अनुसार कार्य जो प्राप्त होगा वो ऋणात्मक, जो कार्य करना पड़ेगा वो धनात्मक। तो इसके तहत अगर हम देखें तो गुरुत्वीय विभव का मान माइनस Gm/r के बराबर आता है। यह ऋण चिन्ह यही दिखाता है कि किसी भी वस्तु को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य नहीं होगा, कार्य हमें प्राप्त होगा। ठीक है। और अनंत को क्यों हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट? क्योंकि अनंत में ही गुरुत्वीय विभव कितना होता है? शून्य। ठीक है। अब इसी के आगे एक परिकल्पना आती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि वहां तो किया गया प्राप्त कार्य प्रति इकाई द्रव्यमान को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहां पर वही जो किया गया कार्य है सारा का सारा, वही किया गया या प्राप्त कार्य को ही हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो इकाई द्रव्यमान के लिए नहीं है, उस प्रायोगिक द्रव्यमान के लिए नहीं है, उस द्रव्यमान के लिए है जिस द्रव्यमान को आप जो पृथ्वी से बहुत अनंत दूरी पर था और वहां से चला करके अपने आप चलते हुए जब वो r दूरी पर आ जाएगा तो हमको कितना काम देगा, कितना कार्य उसने हमको दिया, वही उसकी अब चूंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की नहीं होगी, वो उस तंत्र की होगी। उस तंत्र में कौन कौन होगा? पृथ्वी और द्रव्यमान। इन दोनों की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस Gm/r से देखी जा सकती है। अब ये यहाँ पर थोड़ा मैंने एक चीज बताने की कोशिश की है कि जनरली सामान्यतया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला, जो सूत्र हमारे दिमाग में घूमता है वो क्या है? mgh। क्या है? मतलब कोई पूछेगा भाई पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? mgh। तो अब mgh फार्मूला माना जाए या ये वाला फार्मूला माना जाए, ये थोड़ा संदेह दिमाग में आता है। ठीक है। तो आपको ये बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि mgh जो फार्मूला है वो किस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है? ये पिंड जो धरती के सतह से h दूरी पर, जो कि h जो है बहुत ज्यादा नहीं है जहां पे g का मान बदल जाए, इतना कम है, h दूरी पर उठाने पर वस्तु द्वारा या सिस्टम के द्वारा, तंत्र के द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा बनती है उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh के नाम से जानते हैं। अगर mgh तुमको उस फार्मूले से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा Re+h पर माइनस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा Re पर, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा h हाइट पर माइनस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा धरती के सतह पर। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तब आपको mgh मिल जाएगा। और ये mgh धनात्मक क्यों है? mgh धनात्मक इसलिए है क्योंकि यहां कार्य प्राप्त नहीं होगा। अब अगर किसी वस्तु को तुम पृथ्वी के सतह से उठा करके ऊपर ले जा रहे हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी तो उसको नीचे खींच रही थी। अब आप उसके अगेंस्ट ले जा रहे हो, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। जितना काम आप करते हो वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये पलायन चाल का कंसेप्ट है। पलायन चाल वो न्यूनतम चाल है जिससे अगर हम पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को बाहर फेंके तो वो वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौटकर ना आए। इतनी उसको हम वेग दे दें, इतनी चाल दे दें कि वो पुनः लौट करना आए। इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर ऐसा करना है तो जो वो वस्तु है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य करनी पड़ेगी। अभी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा धरती की सतह पर कितनी है? माइनस Gm/r। वो अभी हमने पीछे देखा। अगर इसको हम इतनी ही ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में दे दें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और वो द्रव्यमान कहां चला जाएगा? अनंत में। तो इसलिए हमने ये, अगर v ही उसकी पलायन चाल है तो आप mv² को Gm/r के बराबर रखा और यहीं से सीधे पलायन चाल की गणना हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि पृथ्वी के सतह पर सामान्यतया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की आती है। तो इसी में वैल्यू डाल करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बात और गौरतलब है कि वस्तु के द्रव्यमान पर पलायन चाल निर्भर नहीं करता, क्योंकि है नहीं फार्मूले में, तो निर्भर कैसे करें। ठीक है। ये जो है हम थोड़ा उपग्रहों के बारे में बता दें, टाइम तो नहीं है ज्यादा, फिर हम कभी चर्चा करेंगे। उपग्रह जो होते हैं, जो ग्रह हो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं या उपग्रह हो जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इनके लिए एक ही बात सत्य है, वो क्या कि इनको आवश्यक अभिकेंद्र बल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं कि किसी वस्तु को अगर वक्रीय पथ में जाना है तो उसको एक अभिकेंद्र बल की जरूरत है, और वो अपने आप में नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त और आवश्यक।
ना तो उससे ज्यादा कुछ चाहिए और ना उससे कुछ कम। तो अगर ये अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाए तो फिर उस ग्रह या उस उपग्रह को चक्कर लगाने के लिए किसी भी प्रकार के पेट्रोल डीजल ईंधन की आवश्यकता नहीं है, और तभी ये उपग्रह और ग्रह करोड़ों करोड़ अरबों किलोमीटर की दूरी बिना किसी इंजन, बिना किसी पेट्रोल डीजल के चलते रहे हैं और चलते रहे हैं। तो ये उपग्रह के सिद्धांत है कि दो तरीके के उपग्रह होते हैं। ये भारहीनता का कंसेप्ट है। भारहीनता के अगर हम देखते हैं कि कोई लिफ्ट अगर फ्री फॉल करने लगे, अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठे हैं और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और वो फ्री फॉल करने लगे, एक्चुअली भार का अनुभव में तब होता है जब हमें ये सतह हमारे ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है। अगर लिफ्ट नीचे गिरने लगे तो वो प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी दोनों को, लिफ्ट को और व्यक्ति को नीचे खींच रही है और दोनों ही वस्तुएं त्वरण ले रही हैं, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार के प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं उठता और वहां पे हमें भारहीनता का अनुभव होगा। परिक्रमण से अगर हम किसी उपग्रह में बैठे हुए हैं वहां पर भी हमें भारहीनता का अनुभव होता है। कारण है कि उस उपग्रह के अंदर भी हमको घुमाने में जितना बल चाहिए वो सारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है घुमाने में खत्म हो जाता है और हमारे पास कोई ऐसा भार नहीं बचता। धन्यवाद।